हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो स्पेक्ट्रम द्वारा पब्लिश होती है उसका अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारत में यूरोपियों का आगमन। इसके अंतर्गत आज हम पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, अंग्रेजों के प्रति शत्रुता, पुर्तगालियों का पतन, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। यहाँ पे समझिए, आशातीत मतलब 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य। आशातीत मतलब आशा के विपरीत, जितनी आशा नहीं थी उससे भी कई गुना ज़्यादा आर्थिक रूपांतरण हुआ, मतलब आर्थिक रूप से वृद्धि हुई। वो काफ़ी उन्होंने व्यापार, तो आप समझ जानते हैं कि आप उनने व्यापार किया तो काफ़ी रूप से धनी हुए हैं। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवादी सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों में उनका पहले संपर्क नहीं था। मतलब ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जब भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली आया था, लेकिन इससे पहले भी जो एशिया का व्यापार था वो यूरोपियों के साथ था पहले से ही। कैसे था ये बता रहे कि अन्य मौजूदा संस्कृति से पहले उनका संपर्क था। भारत के ग्रीक और रोम के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से, यानी जो ईसाई युग है, आज से समथिंग 2000 वर्ष पूर्व से पूर्व युग शुरू क्या क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात ही व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो एक यात्री थे जिन्होंने चीन की यात्रा की 1254 से 1324 ईस्वी के बीच। जिसने चीन की यात्रा की के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। मार्को पोलो जब 1254 से 1324 के बीच चीन की यात्रा की तो उन्होंने एशिया की समृद्धि में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा, एशिया की समृद्धि के बारे में। तो जब उनकी यात्रा वृत्तांतों को यूरोपियों ने पढ़ा तो उनका आकर्षण एशिया की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो बढ़ गया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियां ने यूरोप की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। जो बता रहा है कि इटली ने 12वीं शताब्दी से, जो शुरुआती तौर पे आपसे बताया गया है कि इटली था और यूनान था, इसका क्रिश्चियन युग के पूर्व से और पश्चात भी एशिया से व्यापार था। लेकिन 12वीं शताब्दी में इटली ने एशिया के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। जो एशिया का यूरोप के साथ व्यवहार था, जो पूर्व बोल रहा पूर्वी देश क्या था, एशिया था, तो यूरोप के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोया
और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता है। ये फारस की खाड़ी और लाल सागर अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ से ये वस्तुओं को ले जाते थे। लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी। अब आप देखेंगे मैप में तो स्वेज नहर आपको दिखाई देगी, लेकिन पहले वहाँ स्वेज नहर नहीं थी। इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तु की आपूर्ति कर रहे थे। कलात्मक जो कलाएं समझते होंगे आप, और विलासिता सुख देने वाली, मतलब जो उनको सुख देने वाली वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। सीधी सी बात है, जब कोई एक ही देश का व्यापार पूरे अन्य देशों के साथ हो तो उनको एक तरह से ईर्ष्या तो होगी कि इसकी जगह मैं करूं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों की वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोलिकी परीक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। जैसे हम आज भी अगर दिशा निर्धारित किससे करते हैं, अब तो कई वस्तुएं आ चुकी हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर कंपास का विकसित हुआ जिससे हम दिशा निर्धारित करते थे। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपियों का औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये समझाया है कि किस तरह यूरोपियों का एशियाई देशों की ओर आकर्षण बढ़ा और उन्होंने उस पर आगमन की सोची। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन। तो पुर्तगालियों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। इससे पहले भी कई यात्री आए थे, या अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो केप ऑफ गुड से वापस लौट जाते। लेकिन ये वास्को डी गामा एक यात्री था जो केप ऑफ गुड होप है, अब इसका नाम उत्तरी अंतरमासा है। तो ये यहाँ से होकर भारत पहुँच गया 1498 में। 17 मई 1498 कालीकट, ये केरल का एक तट है, केरल में स्थित एक तट है कालीकट, वहाँ पहुँच गया। तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियाँ सीधे औपनिवेशिकरण से शुरुआती नहीं कर सकी। ये बता रही कि यूरोपीय शक्तियाँ थी जिनका पश्चिम में ये अमेरिका की ओर पहले से ही
ही औपनिवेशीकरण कर चुके थे वे। तो ये कहने जा रहा है कि जैसे पश्चिम की ओर उन्हें सीधे ही औपनिवेशीकरण का समझते हैं कि मतलब एक देश के दबाव में दूसरे देश पर शासन औपनिवेशीकरण कहलाता है। तो अमेरिका में तो ये पहले से ही शासन कर चुके थे, लेकिन एशिया में सीधे औपनिवेशीकरण शासन करना मुश्किल इन्हें नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ की जो कई राजाओं का जिस समय इन्होंने प्रवेश किया उस समय मुगल शासक का पूरे भारत में राज था, और वो काफ़ी मजबूत सेना रखी रही थी, उनकी स्थलीय सेना काफ़ी मजबूत थी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीकी एवं अस्त्र के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्र शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। आप समझते हैं कि पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था, कि किस इच्छा से वे उन्होंने भारत में आगमन किया। तो पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तन करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनका स्पष्ट रूप से तो यह मंतव्य था कि वे व्यापार करने आए हैं, लेकिन उसके पीछे उनका छिपा हुआ एजेंडा ये था कि ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में, वे भारतीय लोगों को इस अपने धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे। जो इससे पहले क्योंकि अरब एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था, तो उसको खदेड़ कर पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना चाहते थे। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। तो देख रहे हैं कि किस तरह 1498 में वो वास्को डी गामा भारत आया और 1501 में मात्र 3 वर्षों में जो पुर्तगाल का शासक था उसने स्वयं को मालिक घोषित कर दिया पूर्वी देशों के व्यापार के साथ। ठीक है, तो अब पढ़ते पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की क्या स्थिति थी। जिस समय पुर्तगालियों ने भारत में आगमन किया उस समय भारत की क्या स्थिति थी। तो भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। ये बता रहा है कि जब पुर्तगालियों ने भारत में आगमन किया तो भारत ने अपने ही देश के व्यापार के साथ उनकी मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और यही जो नौसैनिक शक्ति का न होना ये भारत के पतन का कारण था। और ना ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व चीनी शासक की शासकीय डिग्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवानी पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों का संबंध है जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर के व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। अब हम पढ़ेंगे कि भारत आगमन के अभिप्रेरण क्या थे। तो वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, जो इटली का एक राज्य था, वेनिस इटली का एक राज्य था, की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा था। देखिए यहाँ पे सीधे बता रहा है कि पुर्तगाली वेनिस की समृद्धि, जो इटली का एक राज्य था, उससे ईर्ष्या करने लगे और उसके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पार्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। तो यही कारण था कि
जो पुर्तगाली थे वेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग को खोज में समर्पित कर दिए। अब ये देखिए ईर्ष्या कितनी ज़्यादा थी उनको कि वो भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया कि वे भारत का समुद्री मार्ग खोज कर ही रहेंगे, और जो एकाधिकार है वेनिस का उसको अपना हिस्सा बनाकर रहेंगे। तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जिसने ब्राज़ील की खोज की थी, मतलब वो ब्राज़ील पहले से ही था, लेकिन एक समुद्री मार्ग उसने यूरोप से ब्राज़ील की ओर इसी ने खोजा था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। तो के नेतृत्व में बार्थोलोम्यू डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा समझते हैं, जिसमें एक साथ लोगों को भेजा गया। लेकिन कैब्रल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रल ने कोचीन और किन्नार के व्यापार को सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। पढ़ते हैं पुर्तगाली एवं जमोरिन। तो वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन ने उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। उत्पीड़न समझते हैं आप, तो उनका उत्पीड़न भी किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों जो फितोरिया कहलाते थे पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। जो कहा जाता कि पुर्तगालियों एक फितोरिया अड्डा था उनका जहां से सैनिकों को मदद की जाती थी। तो अपने व्यापार का वर्चस्व करने के लिए उन्होंने इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने फितोरिया अड्डा तो बना लिया, लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों में ये एहसास होने लगा कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जामोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जामोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। तो 1509 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि इन्होंने पुर्तगालियों ने कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया और शुरुआती जो पुर्तगाली व्यापार की राजधानी थी वो कोचीन ही थी। ठीक है, तो 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1509 में दीव में, 1510 में गोवा में, और अपने प्रशासनिक केंद्र बनाया और इन्हीं दोनों को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक क्षेत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तोदो डा इंडिया के नाम से जाना गया। तो देखिए, आपने समझा होगा कि किस तरह उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के व्यापार पर एक एकाधिकार प्राप्त कर लिया।
अब हम पढ़ेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्यों का सूत्रपात। पुर्तगाली साम्राज्य का किस तरह सूत्रपात हुआ। तो पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया। उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पुर्तगाली साम्राज्य के प्रथम गवर्नर थे जिन्होंने भारत का शासन संभाला। तो आप नोट कर सकते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में, हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आर्मुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादिवा, कोचीन, कैन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नज़र रखते हुए, वेनिस जो बताया था इटली का एक राज्य, वेनिस के घटते हुए व्यापार पर नज़र रखते हुए जिनका आकर्षण व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। चौकसी मतलब अपने सैनिक बढ़ा दिए, वहाँ पे एक जो प्रतिबंधन कर दिया, तो इसके व्यापार को रोकने के लिए, ठीक है। तो डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अमेरिका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से द्वीप से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। तो देखिए पहले क्या हुआ कि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से द्वीप से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया, जिसमें जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था भारत का प्रथम गवर्नर, उसका पुत्र मारा गया। अगले ही वर्ष उन्होंने उसका बदला लेने के लिए उनकी नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। फिर आगे चलते हैं कि ये पुर्तगालियों की विस्तार की रणनीति क्या थी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, यानी जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे वो भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, जिसके पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का पूरा कर लेना चाहता था। मतलब उसका पहले से ही विचार था कि मेरी मृत्यु तो तय है अगर मैं बता, लेकिन मैं अपनी मृत्यु से पहले पूर्वी देशों में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करूंगा। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। तो इस तरह यहाँ पे समझाया गया कि उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए मतलब अपनी सेनाएं स्थापित की, वहाँ पर एक अपना अड्डा स्थापित किया, एक व्यापारिक अड्डा स्थापित किया। और फिर यहाँ पे बताया कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर जो थे अल्बुकर्क की रही। तो अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्बुकर्क था 1503 में भारत आया था और 1509 में उसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद भारत का वायसराय नियुक्त किया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। जो 1510 में उसने, जब 1509 में उसे वायसराय बनाया गया तो उसकी जो ठोस शुरुआत थी, उसने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था। और बाद में 1530 में जो एक पुर्तगाली नीनू द कुन्हा थे गवर्नर, उन्होंने 1530 में गोवा को पुर्तगाली व्यापार की राजधानी बना दिया था।
यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे। जो गोवा बताया गया, गोवा से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी इसी आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। बेहद ही चालबाज कहा जाए इसे तो। अल्बुकर्क ने मतलब हिंदू राजाओं के साथ, जो हिंदू महिलाएं थी उनके साथ विवाह किया ताकि उनका साम्राज्य और भी बढ़ सके हैं। 1515 ईस्वी में ही मलक्का और कुर्मुस, जो ईरान कहलाता है वर्तमान समय में, पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब पढ़ते हैं गोवा पर कब्जा। तो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था। जो बीजापुर का सुल्तान था उसका प्रमुख पत्तन ये था गोवा, तो उसमें अल्बुकर्क ने आसानी से कब्जा कर लिया था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। अलेक्जेंडर, इससे पहले अलेक्जेंडर था जो यूरोपियों के अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। तो अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र क्या था? गोवा था, जो यूरोपियों के अधीन आ गया था, पुर्तगालियों के अधीन आया था। सॉरी। मलक्का पर 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि नए किले स्थापित किए गए। तो यहाँ पे ये बताया कि 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि पर पुर्तगाली किले स्थापित किए जा चुके थे। जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि से संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाव द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। पुर्तगाली ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 ईस्वी में चाउल, 1532 ईस्वी में दीव, 1534 ईस्वी में सॉल्सेट और बेसिन 1536 ईस्वी में कैगरनौल तथा मंगलोर, होनावर, भटकल, कन्नौर, क्वीलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं कि इन क्षेत्रों में उन्होंने पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमाया और इनमें से कुछ क्षेत्रों में जो उन्हें महत्वपूर्ण लगे उन क्षेत्रों में अपना कारखाना खोला। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। जो कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी था वो पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का, जो पुर्तगालियों के व्यापार के प्रभुत्व पर के बारे में समझाया गया स्टॉप यहाँ पे। तो पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे क्या कहता है कि पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मुसलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्रादि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। जो पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था क्या था? नागापट्टनम। तो नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैंथोम में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो जो बंगाल का शासक था महमूद शाह, तो उसने 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में इनको कारखाना या फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो अकबर की अनुमति से और बाद में उन्होंने क्या किया, अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खोले। 16वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। क्या बता रहा है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा।
1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि व्यापार वे अपने मतलब जो मसाले का व्यापार था उसके लिए वे जीन जान से भिड़ पड़े थे और कभी कभार भी व्यापार और लूट में अंतर करना ये मुश्किल हो जाता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये वास्तव में ये व्यापार कर रहे हैं या ये लूट रहे हैं। तो व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कॉर्टेज व्यवस्था। तो ये क्या करते थे, कॉर्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था। तो ये इन्होंने एक कॉर्टेज व्यवस्था देखिए, इनकी नौसैनिक शक्ति मजबूत थी। तो इन्होंने क्या है, समुद्रों में जो एक कॉर्टेज व्यवस्था लागू की। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या करना पड़ता था, जो भारतीय जहाज़ों को था वो गोवा राजधानी थी तो वह पुर्तगालियों की, तो वहाँ गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करें, इसके लिए करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। देखिए, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कार्टेज व्यवस्था थी। अगर आप पुर्तगालियों के वायसराय से लाइसेंस लोगे या पास बनाओगे तो इसके अंतर लोगे तो आपके जहाज़ों को लूटेंगे नहीं या उस पर हमला नहीं करेंगे। अगर आप लाइसेंस नहीं लोगे तो उसे पुर्तगाली लूट लेंगे अथवा उस पर हमला कर देंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था ये कार्टेज व्यवस्था, कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया। देखिए, नौसेना मजबूत नहीं थी, तो ये भी इनका एक महत्वपूर्ण कारण था जिनका व्यापार में मजबूत बना रहा, तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। जो मुगल थे, जो उनका दिल्ली में ज़्यादा शासन का, जो उनकी राजधानी थी आगरा थी मुगलों की, और दिल्ली में शासन करते थे। तो उत्तर भारत पर उनका पूरी तरह नियंत्रण तो था, लेकिन दक्षिण में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। तो पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी, अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। तो देखिए, अब यहाँ पे ये भी बताया कि अब वो व्यापार तो करते थे, तो व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़। जब आप उससे कुछ खरीदते हैं तो पहले के उस समय जो यूरोपीय मुद्रा थी वो भारत में उनकी वैधता नहीं थी, तो व्यापार के लिए वो कुछ ना कुछ वस्तुओं का विनिमय था नहीं उनके पास। तो उसके लिए वो क्या पूर्व से पश्चिमी देशों से सोना, चांदी, अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। जो यहाँ पे बताया गया कि जो पुर्तगाली सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात कहाँ से करते थे, आयात कहाँ से करते थे, मालाबार और कोंकण तट से। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत में से टाफ्टा, जो एक प्रकार का कपड़ा होता था, चिंट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जाटा मासी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को आप अगर नोट करते चले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि किन किन वस्तुओं को कहाँ कहाँ से खरीदते थे या आयात करते थे। तो भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेट प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया। अब देखिए, उन्होंने इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ा दिया था यहाँ पे भारत पे कि उन मात्र काली मिर्च, अन्य मसालों की बात नहीं यहाँ पे की गई, केवल काली मिर्च की खरीदारी के लिए 1,70,000 क्रूजेडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु
विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का प्रशासन, कि कैसे उनका किस प्रकार प्रशासन करते थे भारत में। तो भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था। जो भारत में पुर्तगालियों का प्रशासन था, उसका मुखिया कौन था? वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और उसकी जो कार्यकारी समय था वो 3 वर्ष था। और यहाँ पे बताएगा कि पुर्तगाली वायसराय का कार्यकारी समय कितना था? 3 वर्ष था। तो वह 3 वर्ष तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। गिरिजा समझते हैं? चर्च संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये बताया कि जो उसकी शक्तियों का ह्रास कैसे हुआ या कम कैसे हुई। तो एक चर्च संबंधी क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से पुर्तगाली इस भारतीयों को ईसाइयों में भी परिवर्तित करना चाहते थे। तो जब अब आप उनके धर्म उनका छीनोगे तो आपकी शक्तियों का ह्रास तो होगा ही। तो यहीं पे ये बताया कि चर्च संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उनकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर द फेजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रण के अधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए नियंत्रण खतरा बनाए रखा। यहाँ पे यह भी बताया कि अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रण के अधीन थे, जिनकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। अब पढ़ेंगे कि वायसराय नीनो द कुना, ये भी एक महत्वपूर्ण बोला जाए पुर्तगालियों का एक बेहद ही चालबाज वायसराय था। भारत में नीनो द कुना का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले आया गया। ये 1530 में जो पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी उसको स्थानांतरण करके गोवा ले आया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो द कुना ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। इसी के साथ तो अब पढ़ेंगे गुजरात के बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके साथ पुर्तगालियों के संबंध कैसे थे। तो बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूँकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहित अर्थ जो इसके निहित अर्थ क्या थे। तो पुर्तगालियों की धार्मिक नीति और इसके निहित अर्थ क्या थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। यहाँ पे बताया गया कि जो उत्तरी अफ्रीका था, वहाँ के जो शासक थे मूर, पुर्तगालियों के बड़े ही शत्रु थे। लेकिन पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट, ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य जो कहलाता है जेसुइट, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया।
अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अकबर एवं पुर्तगालियों के बारे में कि क्या उनके संबंध थे, कैसा। तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर जब अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन फरेरा, विकार जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर के मध्यकालीन मध्य जो मिडीवल हिस्ट्री थी उसमें आपने पढ़ा हो कि अकबर की धर्म के प्रति धर्म को अलग अलग धर्मों के बारे में जानने की काफ़ी इच्छा रहती थी। तो उसी के लिए उन्होंने ईसाई धर्म का ज्ञान इससे जो क्या है उन्होंने धर्म के बारे में जानने के लिए उन्होंने ईसाइयों को अपने दरबार में बुलाया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल जिसने पुनः 1778 में मुगल राजधानी का दौरा किया भी उसने सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने उनसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे उनके धर्म के बारे। तो जो एंटोनियो कैब्रल थे वो भी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने फिर और अदर धर्म मीमांसकों को बुलाया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस नियंत्रण को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अब यहाँ पे पुर्तगालियों ने सोचा कि अगर हम उन्हें धर्म के बारे में बताएंगे, ईसाई को धर्म में और इतना आकर्षक करेंगे तो शायद जो राजा और उसके दरबारी ईसाइयों में परिवर्तित हो जाए। तो उन्होंने इसे एक अवसर के तौर पर देखा और तुरंत उन्हें स्वीकार कर लिया। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोडक्लिफो एक्विवा और एंटोनियो मॉन्सरेट फतेहपुर सिकरी पहुंचे जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिशनरी। ना तो अकबर और उसके दरबार और ना ही उसके लोगों को ईसाई में परिवर्तित कर सके। अब यहाँ पे ये बताया है कि लगातार तीन बार उन्होंने ईसाइयों को बुलाया, लेकिन जो मिशनरीज आते थे वो तो मिशनरी या मीमांसक बोले ना तो अकबर को ही ईसाई में परिवर्तित कर सके और ना ही उनके दरबार में किसी भी व्यक्ति को ईसाई में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, तो अकबर के उसके पुत्र दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। अब ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा जानेंगे कि अकबर और ये उसका जो पुत्र था सलीम, उसकी क्या राजनीतिक मंशा थी। जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, उसका बेटा अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ना ही अकबर के लिए और ना ही उसके पुत्र सलीम जो जहांगीर के नाम से जाता है, उन दोनों के लिए ईसाई धर्म महत्वपूर्ण नहीं था। वे केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अब उनका जो पुत्र था सलीम पुर्तगाली सैनिकों के लिए और जो अकबर था पुर्तगाली बंदूकों के लिए केवल उनसे संबंध अच्छे बना रहे थे। तो सभी दिखावे या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा
में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। अब पुर्तगाली 1601 में जब उनने भेजा एक दूत से पुर्तगाली सेना के लिए, तो वे पुर्तगाली समझ गए कि इन्होंने शुरुआती संबंध बनाने के लिए ऐसा किया है। वे किसी भी रूप से ईसाई में परिवर्तित नहीं होना चाहते, अपितु हमारी सेना का इस्तेमाल करना चाहते। तो उन्होंने सीधे तौर पर नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरीज उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर और पुर्तगाली। तो राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर जो राजकुमार सलीम थे, उन्होंने जहांगीर के रूप में जब सिंहासन ग्रहण किया तो उसने जेसुइट फादर्स पर इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था। उन्होंने जो जेसुइट थे पुर्तगालियों के मिशनरीज, उन्हें इस प्रकार की उपेक्षा की कि जैसे उन्हें वे कभी जानते ही नहीं थे। मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट ने उनका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाली जितना ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। पुर्तगालियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने की नकद से सहायता दी गई। यहाँ पर जहांगीर ने आगरा में 20 दीक्षा स्थान खोलने की अनुमति दे दी गई कि जो अगर आप भारतीयों को ईसाइयों में परिवर्तित करना चाहते तो उसके लिए उन्होंने 20 दीक्षा स्थानों में खोलने की, साथ ही उन्होंने कॉलेजियम चर्च बनाने की भी अनुमति दे दी थी। तो ये पे इस बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे थे। तो जो जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार हो गया था उनके साथ कि वे आशा कर रहे थे कि शायद जहांगीर ईसाई में परिवर्तित हो जाएगा। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया। अब ये अफवाह क्यों फैली होगी, आप समझ रहे होंगे कि जो उसका दरबार था जो ईसाइयों के पादरियों से घिरा हुआ था, तो ये एक अफवाह भी फैल गई कि कई जो विद्रोही होते हैं वे अफवाह फैला देते हैं कि तुम्हारा शासक जो तो उसमें परिवर्तित हो चुका, तुम्हारे इस्लाम धर्म में से परिवर्तित। तो ये एक अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास ये विश्वास करने के पर्याप्त कारण नहीं थे। जो पादरी थी तो वे विश्वास कर, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन तो किया नहीं थे, तो वे विश्वास करने के पर्याप्त कारण नहीं थे। वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। अब अंग्रेजों के प्रति शत्रुता के बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों की अंग्रेजों के प्रति शत्रुता थी। तो मुकारब खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडूसा ने 1609 में पदभार संभाला। उसने पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में गया, जो उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस से सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया था। जो विलियम हॉकिंस था वो एक ब्रिटिश कर्मचारी था। वो 1609 में जहांगीर के नाम पे एक प्रार्थना पत्र लाया इंग्लैंड के जो शासक थे उसके थ्रू। तो कैप्टन हॉकिंस की यात्रा, तो पादरी पिनुहर और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। जो पुर्तगाली थे तो उन्होंने जो
इंग्लैंड के कर्मचारियों को वहां तक, जो हॉकिंस को वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत, जो जहांगीर था, हॉकिंस ने उपहार भी भेजे थे, जो इंग्लैंड का सम्राट था, तो जहांगीर के हॉकिंस के थ्रू उन्होंने उपहार भेजे, तो लाए गए उपहारों जिनकी कीमत कितनी थी, 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार से जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। जो कैप्टन हॉकिंस था, तो तुर्की भाषा अच्छी तरह जानता था, तो उसने उसी भाषा में सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसी भाषा में संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। जहांगीर ने उसने अपने मतलब एक तौर से अपने दरबार में अनुमति दे दी, अपने शासन में अनुमति दे दी, उसे 400 मनसबदारी नियुक्त किया 30,000 के वेतन पर। हॉकिंस के आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया, और जो हॉकिंस के आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से जहांगीर ने विवाह भी किया। अब पढ़ेंगे कि मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव। तो हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेज लोगों की बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना। जो डॉन मेंडोसा थे, उसने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकारब खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। जब सीधी सी बात है, जब आप उनके द्वारा भेजे गए दूत से अगर आप मिलोगे नहीं यहाँ पे खतरे को चलते हुए, तो जहांगीर ने जो छूट दी रही उनके व्यापार में, उनको रोक दिया। तब मेंडोसा ने पादर पिनोरो को औपचारिक आधार पर मुकारब खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। जो हॉकिंस से 1609 में मुगल दरबार में आए थे, 1611 में उन्होंने मुगल दरबार छोड़ दिया। अब हम पढ़ेंगे एंग्लो मतलब इंग्लैंड या ब्रिटिश का ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच झगड़ा या हाथापाई। तो अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने 1612 में पुर्तगालियों से विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसमें उनकी जीत भी हुई और यही उनका एक मार्ग का रास्ता बना। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसियंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। बीए स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां इस समय इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकारब खान, जो उस समय के सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दे दिया। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां एवं पुर्तगाली। यह शाहजहां का शासन काल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया था और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों को इसका ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे। तो यहाँ शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताया गया कि जो पुर्तगालियों को मुगलों से मिलने वाला लाभ था, वो पूरी तरह खत्म का उसका अंत कर दिया गया था। साथ ही जो ईसाइयों को जो धर्म परिवर्तन का था, वो भी उन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया था। धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। वो शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के
दुर्व्यवहार की जानकारी थी जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया। तो क्या शाहजहाँ को इसकी जो पुर्तगाली दुर्व्यवहार थी उसकी पहले से जानकारी थी? और यह जानकारी कब हुई? जब उन्होंने मुमताज, जो रानी मुमताज थी, उनकी 2 बांदियों को, जो दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। अब हम पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों की गतिविधियाँ क्या थी। तो 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल के सतगांव में थोड़ी दूरी पर था। तो ये शाहजहाँ ने किया कि शाहजहाँ ने 1579 में शासकीय फरमान जारी किया, जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया था कि बंगाल के सतगांव से जो थोड़ी दूर, वहीं तक ही अपना व्यापार सीमित रखे और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली। लेकिन उन्होंने भले ही वहीं तक व्यापार किया, लेकिन अपने व्यापार को उन्होंने काफ़ी मजबूत कर लिया उसी दौरान, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली को प्रवासित किया। अब जब उनका व्यापार बढ़ेगा तो वो अपना विस्तार भी करेंगे, तो उनका विस्तार हुगली पत्तन की ओर प्रवासित हो गया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गई। यहाँ पे समझाया गया है कि तंबाकू, जिसमें सख्ती से कर आरोपित कर दिया था पुर्तगालियों ने, 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गई। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धन को अर्जन किया, अपितु हिंदू मुस्लिम बच्चों को खरीद कर या बंदी बनाकर क्रूरदास व्यापार भी शुरू किया। हुगली पर अब पढ़ेंगे हुगली पर अधिकार। 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, ना तो दीवार थी और ना ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था जो ज्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक, 24 सितंबर तक, सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। बताया कि 3 महीने तक ये युद्ध चला और उसके बाद पुर्तगाली सैनिक भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां व्याप्त महामारी, जो सागर द्वीप तक जो कुछ सैनिक बचे हुए थे पुर्तगाली सैनिक, वो तो सागर द्वीप तक पहुंच गए, लेकिन वहां पे पहले से एक महामारी व्याप्त थी, से ज़्यादा देर तक अधिकतर जिंदा बचे लोग, अधिकतर जिंदा जो बचे थे वो लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा आया गया। 400 लोग भी कौन थे? पुर्तगाली सैनिक थे, तो जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। तो यहाँ पे पुर्तगालियों की पतन की ओर दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का पतन। तो 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 की नौसेना में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर की। फिर इसके बाद क्या है कि अगला पॉइंट है कि समाज में कुलीन वर्गों का प्रभुत्व और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। यहाँ बता रहा है कि समाज में कुलीन वर्गों का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था। जो व्यापारी थे, पुर्तगाली थे, उनका इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु
एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन किया। तो जब आप किसी का धर्म जबरी परिवर्तन करोगे तो सीधी सी बात है युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न होगी। प्रिटोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। यहाँ पे ये भी कहा गया कि प्रिटोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था जहाँ से सैनिकों की मदद की जाती थी, इसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। ये भी एक पतन का कारण था। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा था। ये भी एक पतन का कारण था। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे, मतलब सक्षम नहीं थे। ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। जब ब्राज़ील की खोज हो गई तो उनका ध्यान भारत से हट गया और वे ब्राज़ील में ज़्यादा प्रभाव दिखाने लगे। ये भी एक पतन का प्रमुख कारण बताया जा रहा। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। अब हम तो पूरा पुर्तगालियों का जो व्यापारिक घटनाक्रम था उसे पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हमें समझ आएगा पुर्तगालियों का क्या कैसा व्यापारिक घटनाक्रम था। तो 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 में भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था भारत का, को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया 1505 में ही। 1509 में अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 में अल्फांस डी अल्बुकर्क भारत का द्वितीय गवर्नर को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो 1515 में जब इसके अधिकार करने के बाद वायसराय जो था अल्बुकर्क, उसकी मृत्यु हो गई। 1503 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया और 21 गवर्नर ने बनाया था, नीनू दु कुन्हा। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया और 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथों से बाहर चला गया। 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खरीद दिया। यानी कि 1663 से पुर्तगालियों का भारत पर व्यापार लगभग समाप्ति की ओर हो चुका था। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डचों का आगमन, उनका साम्राज्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।